बच्चों क्लास 9 गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय संविधान के निर्माण के विषय में पहले चर्चा किए थे, उसकी विशेषताओं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं। हमारे भारत की संविधान की जो विशेषताएं हैं वो बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनका हम आपके सामने जिक्र करेंगे, जिनके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहला है विशाल संविधान। हमारे भारत का जो संविधान है वो बहुत ही विशाल है, अर्थात हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 22 खंड हैं और 12 अनुसूचियां। जितनी अधिक हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद, उसके खंड और उसकी अनुसूचियां हैं, इतने अधिक खंड या इतने अनुच्छेद, इतनी अनुसूचियां विश्व के किसी भी संविधान में नहीं पाई जाती हैं। इसी कारण हमारे भारतीय संविधान को जो है विश्व का सबसे विशाल अर्थात विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। फिर इसके बाद दूसरा है लिखित संविधान, अर्थात हमारे भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लिख करके बनाया गया है, लिखित है। जबकि विश्व के बहुत से देशों के जो संविधान हैं वो मौखिक हैं, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर उन देशों की सरकारें समय के आधार पर कानूनों का निर्माण करते हैं। समय के बीत जाने के बाद वो कानून अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे भारत का संविधान है ये लिखा हुआ है, ये मौखिक नहीं है, अर्थात ये हमारा जो संविधान है ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसमें आवश्यकता के आधार पर, समय के परिवर्तन के आधार पर इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। इसमें संशोधन करके इसमें भाग जोड़े जा सकते हैं, लेकिन इस संविधान को समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि 42वें संविधान संशोधन, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन को एक लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस 42वें संविधान अनुच्छेद में इतने अधिक संशोधन किए गए हैं कि अपने संशोधन के कारण इस अनुच्छेद की विशालता को देखते हुए इसे एक लघु संविधान की गणना की गई है, अर्थात इसे एक छोटा सा लघु संविधान भी कह दिया गया है। इसी कारण जो है हमारा जो संविधान है वो लिखा हुआ है, लिख करके तैयार किया गया है। इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि समय के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर
समय समय पर जो हमारे देश की सरकारें होती हैं वो इस पर अनुच्छेद के माध्यम से संशोधन करती हैं और उन संशोधन में सुधार करती हैं और ये संविधान लागू होता है। फिर है लचीला और कठोर संविधान। अर्थात हमारे जो देश का संविधान है वो लचीला अर्थात मुलायम, कठोर अर्थात कड़ा, दोनों का मिश्रण है। मिश्रण इसलिए किया गया है, लचीला इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर जो हमारी व्यवस्थापिका है वो आवश्यकता पड़ने पर संविधान में तुरंत संशोधन कर सकती है और जरूरत के आधार पर उस संविधान को लागू किया जा सकता है। लेकिन कठोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान को परिवर्तित करने में या संविधान को बदलने में जो हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के संसद के 2 सदन संसद के 2 सदन होते हैं जिनमें फर्स्ट नंबर है उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं। दूसरा है निम्न सदन जिसको लोकसभा कहा जाता है। उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन को राज्यसभा, निम्न सदन को लोकसभा। जो ये उच्च सदन राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। बल्कि प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और इनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जो ये उच्च सदन है इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, इनकी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के तहत गुप्त रूप से किया जाता है। इनके चुनाव में सीधे जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं
जो आपके लोकसभा और विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं, जिनको जनता चुन करके अपने प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा या लोकसभा में भेजती है, वही सदस्य जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जो निम्न सदन लोकसभा, ये एक अस्थायी सदन है। इसकी समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है। वैसे तो इसके सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष, वैसे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। किंतु ये लोकसभा के सदस्य अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक बहुमत की सरकार को, जो आपके केंद्र में सरकार है, जब तक सरकार को केंद्र में अपना बहुमत प्राप्त होता है, तब तक ये सरकार अपने पद पर काम करती है। यदि किसी पार्टी की सरकार बनती है, पार्टी का लोकसभा में बहुमत है, तब तो वो सरकार 5 साल तक चलती है। यदि बीच में सरकार अपने बहुमत को खो देती है, तो समय से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसलिए जो निम्न सदन लोकसभा है, इसका जो कार्यकाल होता है, तो संविधान के आधार पर लोकसभा सदस्यों का चुनाव तो 5 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु बीच में समय से पहले यदि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, तो सरकार को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है और प्रधानमंत्री की परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसलिए इनका कोई निश्चित समय नहीं है। जबकि जो आपका राज्यसभा निम्न सदन है, ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये एक स्थायी सदन। समझ आए बच्चों? फिर है संसदात्मक शासन प्रणाली, अर्थात सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन जो संसद बनती है, ये जो हमारी संसद बनती है, ये हमारी संसद लोकसभा
राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है। इसमें जो संसद के दो भाग हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्र किया गया, अलग किया गया है। लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मतलब जो व्यवस्थापिका है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जो कार्यपालिका होती है, इसमें राष्ट्रपति होता है और उसकी परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कहने के लिए तो कहा जाता है कि जो हमारे देश की संपूर्ण शासन शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर केंद्रित होती हैं, राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित होती हैं। कानून में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि देश की समस्त जो शासन शक्तियां होंगी वह राष्ट्रपति के हाथ में निहित होंगी, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा ही केंद्रित की जाएंगी। लेकिन वास्तव में जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, जिसको लोकसभा का नेता भी कहते हैं, वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों की शक्तियों का उपयोग करता है। क्योंकि संविधान में कहा भी गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और उसी व्यवहार में जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों की शक्तियों का उपयोग करता है और दोनों की शक्तियों का उपयोग करने के कारण जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। क्योंकि जितनी शक्तियां हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्राप्त होती हैं उतनी शक्तियां विश्व के किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती हैं। वैसे तो अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन वहां पर जो सीनेट और व्हाइट हाउस, जो अमेरिका की शक्तियां हैं वो सीनेट और व्हाइट हाउस अर्थात संसद और राष्ट्रपति दोनों में बटी हुई हैं। राष्ट्रपति संसद की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता या संसद की शक्तियों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो सीनेट है वह व्हाइट हाउस अर्थात राष्ट्रपति की शक्तियों पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दोनों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका
यानी जो संसद और राष्ट्रपति के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है दोनों सदन का, वो केवल कानून पे लिखा हुआ है। वास्तव में हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है वह इन दोनों अंगों की शक्तियों का उपयोग करता है। दोनों अंगों की शक्तियों का उपयोग करने के कारण ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। अगला है सर्वोच्च न्यायपालिका। अर्थात जो सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ये तो जो है राजनीतिक भाग है, लेकिन इन दोनों से न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया है। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। उस पर किसी भी सदन का या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का या किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई प्रतिबंध नहीं होता और न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से न्याय करती है। और जो न्यायपालिका कानून या आदेश देश या जनता के हितों को ध्यान में रख करके लागू करती है, उसके आदेशों को संपूर्ण देश की जनता या हमारे देश के जितने भी बड़े अधिकारी या जो है राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, सभी उसके कानूनों का पालन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था या समाज यदि न्यायपालिका के द्वारा लागू किए गए नियमों का उल्लंघन करती है या कानूनों को नहीं मानती है, तो ऐसे में न्यायपालिका उस व्यक्ति या समाज या संस्था के ऊपर अवमानना का या मानहानि का दावा ठोक सकती है। अर्थात उसके ऊपर कानूनी या दंडात्मक कोई भी कार्रवाई कर सकती है, दोनों कार्रवाई भी कर सकती है। इसलिए हमारे देश के न्यायपालिका के जो निर्णय होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं, अर्थात पूरे देश में उसके द्वारा लागू किए गए कानूनों और नियमों का लोग जो है अच्छा से पालन करते। फिर है छठवां है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। अर्थात मौलिक मतलब मूलभूत अधिकार।
जो हमारे देश के लोगों के, जनता के जो मूलभूत अधिकार हैं वो क्या हैं। जनता को इन अधिकारों के विषय में जानकारी देने के लिए या जागरूक बनाने के लिए ये अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि जनता